नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो बिहार पीजीटी और टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है, जो बीपीएससी के नए सिलेबस पे आधारित है। अगर आप इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप लिंक पे विजिट कर सकते हैं और आसानी से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। एक बंदूकधारी तथा एक सेब यानी एप्पल दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। इफ t इक्वल टू 0 पर मास 5 ग्राम की गोली का वेग 200 मीटर पर सेकेंड क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। मतलब बंदूकधारी से कोई गोली सेब की ओर चलाई जाती है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, और कितनी ग्राम की गोली है, तो 5 ग्राम की गोली है। तो क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। इफ t इक्वल टू 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना आरंभ कर देता है। यदि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो गोली सेब को तभी लगेगी जब वह वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड हो, वेग 4.9 मीटर पर सेकेंड हो, त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, अगला त्वरण 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे कौन बैठा है, गनमैन बैठा है, ठीक है, यानी बंदूकधारी बैठा है, ठीक है। और यहाँ से 200 मीटर का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एप्पल है यानी सेब है, और एप्पल का ग्राउंड से हाइट कितना है, 98 मीटर। अब हम क्वेश्चन के गिवन में देख लेते हैं क्या क्या है। हाइट कितना है, 98 मीटर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी गोली का वेग कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है अब वो हम देख लेते हैं। यानी हमें टाइम निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारा कितना हुआ यहाँ पे, 200 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर, और चाल कितना है, तो 200 मीटर पर सेकेंड। तो समय कितना हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा 1 सेकेंड। अब इस 1 सेकेंड से बात जाहिर होता है कि जब सेब और बुलेट नीचे की ओर कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई क्षैतिज त्वरण नहीं है, यानी हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन क्या है, नहीं है, क्षैतिज त्वरण नहीं है। अतः गोली सेब को तभी लगेगी जब हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन का स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तभी गोली सेब को भेद सकती है। क्वेश्चन में 3 चीजें यहाँ हमको गिवन मिला। एक तो जी का वैल्यू, कभी कभार जी का वैल्यू नहीं रहता है तो हमें लर्न करना होता है, और बंदूकधारी यानी गनमैन और एप्पल का बीच का डिस्टेंस आपका 200 मीटर था, और गोली का वेग 200 मीटर पर सेकेंड था। मैंने एक बेसिक फार्मूला लगाया स्पीड का, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इजली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी गोली बंदूक को तभी भेदेगी यानी पेनिट्रेट करेगी जब एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
एक जल से भरी बाल्टी 4 मीटर रेडियस के ऊर्ध्ववृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता है, तो एक चक्कर में अधिकतम समय कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए बाल्टी पकड़ के, बाल्टी तो मेरे पास नहीं है बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए ये बाल्टी है, अब बाल्टी पकड़ के, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इसे हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे हम इसे रोटेट कर रहे हैं, तो बताना है कि एक चक्कर में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा सर्कुलर ब्रीथ हो गया। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या है, बाल्टी है हमारी। ठीक है, ये निम्नतम बिंदु हो गया और ये उच्चतम बिंदु हो गया। यहाँ पे भी क्या है, हमारी बाल्टी है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो बाल्टी की जो रेडियस है वो कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितना समय लगेगा। तो अगर बाल्टी को भी इक्वल टू √GR वेग से घुमाया जाए तो बाल्टी से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस वेलोसिटी से घुमाएंगे तभी बाल्टी से पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारा कितना है, ये सर्कल है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr, यानी वृत्त का परिधि। ठीक है, स्पीड हमारा कितना है, √GR। GR स्पीड से अगर मूव करेगा ये बाल्टी तो पानी बाल्टी से बाहर नहीं निकलेगा। डिस्टेंस ये सर्कुलर पाथ का क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और जो हमारा रेडियस है, रेडियस का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में गिवन 4 मीटर है। ठीक है, √G का वैल्यू दिया नहीं है बट हम 9.8 ले लेंगे, और R का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी 4 मीटर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी ये आपका 8 × 3.14 अपॉन में 6.26, यानी 4.02 नियरली इक्वल टू 4 सेकेंड। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, तो 4 सेकेंड का समय लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। बाल्टी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो √GR होनी चाहिए। ये हमारा शीर्ष बिंदु है और ये हमारा गर्त बिंदु है, यानी हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि किसी कार्नोट इंजन की दक्षता 25% है तो स्रोत का ताप 327 डिग्री सेल्सियस है, तो सिंक का ताप क्या होगा। जैसे कोई कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दी गई है और सोर्स का टेम्परेचर भी दिया गया है 327 डिग्री सेल्सियस, तो बताना है कि टेम्परेचर, सिंक ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, यानी सिंक का ताप क्या होगा। तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, यानी जो T1 का वैल्यू है कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस 273 डिग्री केल्विन। हमारा T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7290325 और 600 हो जाएगा हमारा केल्विन। ठीक है, अब T2 तो हमें कैलकुलेट करना है। T2 कौन है, यहाँ सिंक है। T1 कौन था, तो स्रोत था। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये हमारा किसका वैल्यू है, T1 का, और ये कौन सा है, T2 है। T2 कैलकुलेट करना है। दक्षता कितना है, 25% है कार्नोट इंजन की दक्षता। हम फार्मूला जानते हैं, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, नीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - T2/T1। T2 तो हमें कैलकुलेट ही करना है,
T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है 600, ठीक है। ये हमारा जो दक्षता है यानी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन है 25% है, तो इसे भी 25% को 25/100 हम लिख सकते हैं। अगर हमें केवल T2 कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस प्रोडक्ट ये माइनस का टर्म है, इसे इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टर्म हो जाएगा, यानी T2/600, ये 1 को एज इट इज रहने देंगे और 25/100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, यानी 100 - 25 यानी 75 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 3/4। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 600, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 150। T2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 30 3 5 जा 15, यानी 400। 450 हमारा क्या हुआ T2 का वैल्यू हुआ, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया, केल्विन में, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही टेम्परेचर को केल्विन में बदल दिए थे, बट हमारा ऑप्शन क्या है सेल्सियस में है। तो हम यहाँ केल्विन में बदलने के लिए 273 डिग्री सेल्सियस का ऐड किए थे। अब इसमें से केल्विन से हमें सेल्सियस में जाना हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 का अब हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 177 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। ये सी हमारा किसका टेम्परेचर है, तो सिंक का ताप है, यानी T2 का ताप है। और जो T1 दिया था वो स्रोत का ताप था। हमने फॉर्मूला लगाया 1 - T2/T1, और हमारा दक्षता जो है कार्नोट इंजन का वो भी 25% दिया था, तो मैंने परसेंट का मतलब 100 होता है, इसलिए 25/100 लिख लिया। हमने स्टार्टिंग में सेल्सियस को केल्विन में बदल के क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट ऑप्शन हमारा सेल्सियस में था, इसलिए हमने केल्विन से सेल्सियस में ट्रांसफर करने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस कर दिए। अगर देखेंगे जो कार्नोट इंजन बेसिकली क्या होता है, तो ये एक काल्पनिक इंजन है जिसकी दक्षता 100% भी हो सकती है, बट ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो कार्नोट थे इनका पूरा नाम क्या था, निकोलस लेनार्ड सैडी कार्नोट। कब ये दिए थे, 1824 में इनका ये काल्पनिक एजम्पशन था कि कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है 100% होती है, और इनका ये भी पर्पज था कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए कि ऊर्जा हानि नहीं हो सकती है, एक ऐसा इंजन का फॉर्मेशन किया जाए जिसकी ऊर्जा में हानि नहीं हो सकती है, उसकी दक्षता कितनी हो 100% हो। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है उसे भी वायलेट करता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है डेली लाइफ एग्जाम्पल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि वक्र का कोणीय त्वरण 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी आरंभिक यानी इनिशियल कोण चार्ट 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 2 सेकेंड में इसके घुमाव कोण का रेडियन में मान क्या होगा। यानी कोई व्हील है जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और इनिशियल एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड में कितने एंगल का रोटेशन होगा, यानी हमें रेडियन में कैलकुलेट करके बताना है रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू यूटी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ अल्फा लिखिए, ए लिखिए, दोनों का मतलब होता है एक्सीलरेशन ही। अब हम देखेंगे इनिशियल इसका क्या है, एंगल कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ। इसका कोणीय त्वरण कितना है, अल्फा यहाँ लिख देते हैं, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन है हमारा, कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यानी 3। टाइम कितना है, टाइम हमारा है 2 सेकेंड, यानी 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 कितना हो जाएगा 7, 2
2 इंटू 2 प्लस 1/2 अल्फा 3, ओ सॉरी टाइम का यहाँ स्क्वायर है ना, यानी 4 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 2 2 जा 4 और प्लस 6, थीटा कितना हो जाएगा 10 रेडियन हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बात का मेंशन किया गया है कि जो रोटेशन एंगल आप बताएंगे रेडियन में बताएंगे, रेडियन में मान क्या होगा, तो 10 रेडियन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अ सेंट्रल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी केंद्रीय बल किसका उदाहरण है, संरक्षित बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षित बल यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काल्पनिक बल यानी फिसिटियस फोर्स, घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसका एग्जाम्पल है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि सेंट्रल फोर्स हमारा क्या होता है। तो ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। एक ऐसा बल होता है जो कार्य के लिए किस पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और संरक्षी बल के लिए जो हमारा होगा संरक्षित बलों के लिए बंद लूप जो क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज लूप फॉर एग्जांपल ऐसे क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता है, किया गया कार्य क्या होगा, वर्क डन इज 0, कोई वर्क डन ही नहीं होगा। सपोज करिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल करते 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 फिर इसी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इसलिए सेंट्रल फोर्स में जो संरक्षित बल होता है क्लोज लूप के लिए क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, गुरुत्वीय बल, ये सब संरक्षित बल हैं, स्प्रिंग बल, विद्युत बल और केंद्रीय बल, तो ये है ही है, यानी सेंट्रल फोर्स। ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो संरक्षित बल का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो ये जब वर्क डन किया जाता है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ से क्या होता है, इंडिपेंड होता है। अगर किसी क्लोज लूप की बात की जाए तो वहां वर्क डन क्या होता है, सेंट्रल फोर्स का 0 होता है, क्योंकि यहां से कोई पार्टिकल ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, अगेन इस पॉइंट पर आ जाएगा, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यानी विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, क्योंकि फिर पार्टिकल उसी पॉइंट पे पहुंच गया। और ये एग्जांपल है, गुरुत्वीय बल भी हमारा सेंट्रल फोर्स है, स्प्रिंग बल भी हमारा वही है, विद्युत बल भी संरक्षित बल है, और सेंट्रल फोर्स तो ऑलरेडी संरक्षित बल ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, एनर्जी, मास, लिनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, लिनियर मोमेंटम। यानी संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास गुणे वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, रेखीय संवेग होता है। तो ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करता है। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जो P इक्वल टू mv यानी मास गुणे वेलोसिटी। अब ये जो जेट इंजन है न्यूटन के थर्ड लॉ पे यानी तीसरे नियम पे कार्य करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब आप नदी में बोट वगैरह से ट्रेवल करेंगे तो आप नाव से उतरते हैं, तो जैसे ही आप नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं, नाव भी आपको आगे की ओर धक्का देती है। आप डेली लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे आप चलते हैं धरती पे, तो आप अपने लेफ्ट पैर से या राइट दोनों में से किसी एक पैर से अर्थ को पीछे की ओर मूव करते हैं, तब आपका जाका अगला जो पैर होता है वो आगे जाता है। फिर एक पैर से अर्थ को क्या करते हैं, पीछे धक्का देते हैं, फिर आपको अर्थ आगे धक्का देती है।
अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अर्थ को पीछे नहीं धक्का देंगे तो आप चलना बंद कर देंगे, यानी वहीं पे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा कि आप किसी पे एक्शन किए, उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी उसने रिएक्शन नहीं दी। मैंने इस पे भी फोर्स लगाया बट ये भी फोर्स लगा रहा है, बट कभी कभार फील नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि हाथी है, हाथी को आप धक्का दे रहे हैं तो क्या हाथी में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपने फोर्स लगाया ना, हाँ, हाथी पे आपने फोर्स लगाया है, मान लीजिए वाल पे ही फोर्स लगाया तो वहां से भी आपको रिप्लाई मिलता है। बट हाथी वाला एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो सकता है हाथी कोई ज्यादा फोर्स लगा दे तो आप धरती पे न रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि एक पिंड को 4 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आधी तक कम होगी। यानी कोई बॉडी है, उसको ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है, किस वेलोसिटी से, तो 4 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जा रहा है। तो अब बताया जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना रिड्यूस हो जाएगी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक मूल्य से आधी तक हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जी का वैल्यू इसमें 9.8 न देके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है ताकि प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाए। अब हम देखेंगे कि जो पिंड ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इसका वेग क्या है, यानी पिंड का वेग बोले तो वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। तो हम देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, m जो हमारा मास है, वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 60 मीटर। ठीक है, मीटर सॉरी नहीं तो मास है, यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8m। ठीक है, अब हम देखते हैं, सपोज करेंगे, सपोज या माना h ऊंचाई पे उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के यानी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 8 am की क्या होती है, आधी होने का मतलब पहले 8 am है तो अब कितना हो जाएगा 4m, कितना होगी 4m। क्या गतिज ऊर्जा, हमने क्या सपोज किया कि h ऊंचाई पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो हमारी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है जो हम यहाँ 8m निकाले हैं उसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में इस बात को मेंशन किया गया है कि कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा किसकी आधी होगी, आरंभिक मूल्य की आधी होगी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अतः 4m हमारा हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइट के संदर्भ में mgh। अभी हम यहाँ से h अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो mg/4m, मास कैंसिल हो जाएगा। g का वैल्यू कितना दिया गया है, सॉरी एक मिनट, h हमने कैलकुलेट किया है ना, एक मिनट, h बराबर क्या हो जाएगा 4/mg। ऑलरेडी यहाँ m था तो mm कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/10 हो जाएगा, यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। जी का वैल्यू 10 ऑलरेडी वहाँ मेंशन था, तो हाइट कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है इस लाइन में कि गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आधी तक कम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हाफ तक होगी। वेग तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है 4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, हमने केवल एक बेसिक फॉर्मूला का यूज किया और यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो h ऊंचाई है यानी h जो हाइट है वहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आधी हो जाती है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने
पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, जिसका वैल्यू हमारा 8m आया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 30 kg का एक बम विस्फोटित होकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक जो उसका पहला टुकड़ा है उसका द्रव्यमान 18 kg है, दूसरे टुकड़े का मास 12 kg है। तो 18 kg वाले टुकड़े का वेग 6 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2। यह हमारा m1 मास है, v1 वेलोसिटी है, m2 मास है, v2 वेलोसिटी है। अब देख लेते हैं m1 मास हमारा कितना है, 18 kg है। पहले तो 30 kg का टुकड़ा था ना, जब ब्रेक हुआ 2 पार्ट में तो एक टुकड़ा 18 kg का बना, और उसका वेलोसिटी भी मेंशन है, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा टुकड़ा हमारा 12 kg है, बट उसका वेलोसिटी हमें मेंशन नहीं है। ठीक है, अब हमें v2 निकालना है। तो v2 के साथ जो मल्टीपल वाले टर्म है इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 6/12, यानी 6 2 जा और 2 9 जा। वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, 9 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वेलोसिटी है, द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान मास 2 वाले का, यानी 12 kg वाले का। और इसी का हमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv²। यहाँ 2 वेलोसिटी है, मास फर्स्ट के लिए हम v1 लिए हैं, मास सेकंड के लिए v2 लिए हैं, इसलिए हम यहाँ v2 ले लेते हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। काइनेटिक एनर्जी हम किसका निकाल रहे हैं, तो v2 का निकाल रहे हैं, यानी सेकेंड वाले द्रव्यमान का। या m2 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ इजिली आपको समझ में आ जाएगा। या आप फार्मूला के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ m2v2², ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका द्रव्यमान कितना है हमारा, 12 kg है सेकेंड टुकड़े का, और वेलोसिटी कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 9 9 जा 81, यानी 81 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 8 48, यानी 486 क्या हुआ, जूल हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि कोई 30 किलो का बम है, 2 भाग में टूटा, एक का द्रव्यमान 18 kg है, दूसरे का द्रव्यमान 12 kg है। जो उसका द्रव्यमान 18 kg है उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें जो सेकेंड द्रव्यमान है, यानी सेकेंड मास है 12 kg का, उसका वेलोसिटी निकालना है। तो हमने संवेग संरक्षण से पहले क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। क्योंकि आप मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, जब तक आपके पास वेलोसिटी का टर्म ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ से वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हाफ mv²। v2 हमने इसलिए लिखा कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सेकेंड के लिए, इसलिए 486 जूल होता है। चाहे आप वर्क का यूनिट लिखें, ऐसा यूनिट, या काइनेटिक एनर्जी का, या पोटेंशियल एनर्जी का, जूल में ही लिखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक mv संवेग वाले धातु का गोला दीवार पे जब टकराता है और वापस उछलता है तो आदर्शतः उस गोले के संवेग में mv बदलाव होगा। यानी कोई मेटल बॉल है जिसका मोमेंटम दिया गया है स्ट्राइक होने पे, जब वॉल के साथ स्ट्राइक होता है फिर बाउंस बैक भी होता है, तो बताया जा रहा है कि चेंज इन द बॉल मोमेंटम आइडियली क्या होगा, आदर्शतः उस गोले के संवेग में mv में कितना बदलाव होगा। तो हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, यानी दिए गए गोले का संवेग, जो क्वेश्चन में गिवन है, गोला का संवेग वो कितना है, mv है। ठीक है, mv है। तब क्या होता है, दीवार से टकराने के पूर्व का संवेग क्या है, पूर्व का क्या है, संवेग है। ये टकराने से पूर्व का संवेग है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी टकराने के बाद संवेग, यानी
P2 के बराबर हो जाएगा। तो टकराने से पहले संवेग m भी दिया है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस m भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और ये P2 का वैल्यू हो जाएगा। अतः लास्ट में क्वेश्चन का पूछा है अतः उस गोले के संवेग में बदलाव बताइए। तो गोले के संवेग में क्या बदलाव हो जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम। संवेग में बदलाव क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। P2 का वैल्यू कितना है आपका, माइनस m भी है। P1 का वैल्यू क्या है, सॉरी P1 का वैल्यू क्या है, माइनस m भी है, यानी माइनस m भी क्या हो जाएगा, माइनस 2m, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गोले के संवेग में कितना बदलाव होगा, माइनस 2m का बदलाव होगा, क्योंकि हमारे टकराने से पहले का संवेग किसके बराबर होता है, टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। इसलिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यानी गोले में कितने का बदलाव होगा, तो माइनस 2m का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। A baseball is moving 25 meter per second when it is struck by a bat off in the opposite direction at 35 meter per second. If the impact lasted 0.0110 second, find the baseball acceleration during the impact. यानी 25 मीटर पर सेकंड से गतिमान बेसबॉल को अगर बैट से मारा जाए तो 35 मीटर पर सेकंड गति से विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, यदि प्रतिघात 0.01 सेकेंड के लिए था, यानी इम्पैक्ट कितना था 0.01 सेकेंड के, यानी प्रभाव कितना था बॉल पे, तो 0.10 सेकेंड के लिए, तो प्रतिघात के समय उस बेसबॉल का त्वरण पता करिए जिस समय प्रतिघात लगाया गया था, यानी बैट से हिट किया गया था बेसबॉल के ऊपर, उस समय का एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं गिवन क्या है। पहले तो बेसबॉल की गति देख लेते हैं क्या है। बेसबॉल की गति जो है वो बिना हिट किए कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है। जब हम उसे बैट से हिट करते हैं, यानी बैट से मारते हैं, यानी बैट से मारने के बाद उसकी वेलोसिटी गति कितनी हो जाती है, 35 मीटर पर सेकेंड। और प्रतिघात कितने समय के लिए लगता है उस पे, यानी इम्पैक्ट कितना होता है, यानी प्रभाव कितना पड़ता है उस पे, प्रतिघात का समय कितना है हमारा, डेल्टा टी हमारा है 0.010 सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, बेसबॉल का एक्सेलरेशन बताना है, यानी त्वरण बताना है। बेसबॉल का क्या बताना है, त्वरण बताना है। ठीक है, यानी तो क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड वेलोसिटी माइनस फर्स्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी डेल्टा टी। तो v2 माइनस v1 को क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा v लिख सकते हैं, और डेल्टा टी ऑलरेडी यहाँ है। ठीक है, v2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 35, यानी माइनस 35 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, और v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। ये जो v2 का वैल्यू है बैट से मारने के बाद की इसकी वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने वेलोसिटी क्या लिखा है, माइनस में लिखा है। और जो हमारा प्रतिघात लगा है यानी इम्पैक्ट कितना है, तो 0.010 सेकेंड, यानी माइनस 60 बाई 0.01, यानी माइनस 6000 बाई 1। तो एक्सेलरेशन कितना हमारा हो जाएगा, माइनस 6000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी, 6000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। पहले तो उसका नॉर्मल वेलोसिटी दिया था, लेकिन बैट से हिट करने के बाद ये वेलोसिटी हो जाती है, और जो उस पर इम्पैक्ट होता है, प्रतिघात होता है, वो केवल इतने सेकेंड तक रहता है। तो जितने सेकेंड तक इस पे प्रतिघात था, यानी इम्पैक्ट था, यानी प्रभाव था, उसी समय का एक्सेलरेशन 6000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज कंजर्व्ड इन एन इनइलास्टिक कोलिजन, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, संवेग, यानी अप्रत्यास्थ संगठन में क्या संरक्षित रहता है। तो पहले देख लेते हैं हमारा संगठन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का।
पहला जो हमारा है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन यानी पूर्ण प्रत्यास्था संघटक, और दूसरा है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, अप्रत्यास्था संगठन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, यानी वह संगठन जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का मान क्या होता है, संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है, कंजर्व होता है। इस प्रकार के टक्कर को क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ऐसा टक्कर जिसमें वस्तु का टक्कर से पहले और टक्कर के बाद क्या केवल संरक्षित रहता है, तो लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग हमारा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। बट लॉस किस में होता है, प्लस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में क्या होता है, ह्रास होता है। अगर मान लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन का हम एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि दो कार आपस में टकरा गई, यानी कार का टकराना, या कार किसी ट्री से टकरा गई, ट्री से टकराना, दोनों में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि कार टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, बहुत सारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल क्या है, फुटबॉल को हम किक करते हैं, फुटबॉल का किक करना और बैट से बेसबॉल को हिट करना है, इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों क्या है, कंजर्व है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कि क्या कंजर्व रहता है इन इलास्टिक के केस में, तो केवल संवेग संरक्षित रहता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हो ही जाता है। अगर इलास्टिक कोलिजन पूछेगा तो उसमें तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इन इलास्टिक पूछा है, इसलिए केवल लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका और भी दे सकते हैं, अगर कोई मिट्टी का गेंद है उसे धरती पर फेंक देंगे तो वो ऊपर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा तो उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू है टीजीटी पीजीटी के लिए। इससे पहले भी मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे दे दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।